Hello student, today we will discuss about the different types of where clause operations. So let us start. Selecting specific rows where clause. हम लोग where clause के बारे में बात कर रहे थे और where clause में अगर हम लोग चाहते हैं कि कुछ specific rows को select किया जाए तो हम लोग अलग अलग operations यूज़ करते हैं, अलग अलग command का यूज़ करते हैं. जैसे specifying range of values between operator, हम लोग बिटवीन ऑपरेटर्स का भी यूज़ करते हैं अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर स्पेसिफाइंग रेंज को यूज़ करना चाहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी एक टेबल का नाम है. उस टेबल से हमें स्टार को सिलेक्ट करना है. स्टार सिलेक्ट करने का मतलब होता है कि सारे के सारे कॉलम को सिलेक्ट करना. वेयर सैलरी बिटवीन 5000 एंड 10,000, मतलब इस क्वेरी को फायर करने के बाद हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, हमें एम्प्लॉय नाम की टेबल से सारे कॉलम मतलब सारे जो फील्ड है वो हमें दिखाई देंगे, लेकिन उसमें रिकॉर्ड केवल उन्हीं एम्प्लॉयज़ के होंगे जिनकी सैलरी 5000 से लेकर 10,000 के बीच में होगी. यहाँ बिटवीन अगर हमने ऑपरेटर यूज़ किया है तो बिटवीन ऑपरेटर क्या करता है, इन दोनों अमाउंट के बीच की सैलरी के इक्वल जिनकी नाम होंगे, जिन एम्प्लॉय के नाम होंगे वो एम्प्लॉय हमें टेबल में दिखाएगा. द सेम क्वेरी कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज. अब अगर हम इसी क्वेरी को एंड ऑपरेटर्स के साथ मतलब बिटवीन ऑपरेटर नहीं लगाना चाहते हैं और एंड ऑपरेटर का ही यूज़ करना चाहते हैं तो हम लोग उसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं. मतलब यहाँ पे हम लोग जो हमने कल रिलेशनल ऑपरेटर पढ़े थे उस रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हुए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेरी को फायर कर सकते हैं. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5000 एंड सैलरी लेस देन इक्वल टू 10,000. मतलब यहाँ पे वेयर के अंदर हमने कंडीशन ही लगाई है. ये कंडीशन बिटवीन ऑपरेटर का यूज़ ना करते हुए जो रिलेशनल ऑपरेटर है उनको यूज़ करते हुए लगाई है. अब ग्रेटर देन, जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 5000 हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और जिनकी सैलरी 10,000 लेस देन इक्वल टू हो, तो मतलब उस बीच में जितने भी एम्प्लॉय होंगे वो सारे नाम हमें टेबल में दिखाई देंगे. अब अदर लॉजिकल ऑपरेटर्स ऑल्सो कैन बी अप्लाइड. यहाँ पे अगर हम लोग चाहते हैं कि बिटवीन ऑपरेटर को नेगेटिव वे में यूज़ किया जाए तो हम लोग क्या क्वेरीफायर कर सकते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर नॉट सैलरी बिटवीन 5000 एंड 10,000. मतलब यहाँ पे अब उन एम्प्लॉय के नाम आएंगे जिनकी सैलरी 5000 और 10,000 के बीच में नहीं होगी. मतलब 10,000 से ज़्यादा और 5000 से कम जिनकी सैलरी होगी वो नाम हमें दिखाई देंगे. अब इन ऑपरेटर का अगर हम लोग यूज़ करना चाहते हैं तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कमांड क्या लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी का मतलब आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी का मतलब होता है कि हमें सारे कॉलम यूज़ करना है. कहाँ से, ईएमपी नाम की टेबल से, और जबकि सैलरी क्या हो 5000 और 10,000 के बीच में हो. ठीक है. आप इसी क्वेरी को क्या लिख सकते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी 5000 और सैलरी 10,000. यहाँ पे जो इन है वो इन क्या करेगा, 5000 और 10,000 की सैलरी वाले जो एम्प्लॉय है उनके नाम हमें शो करेगा. ठीक. अब लास्ट क्वेरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इन मुंबई, दिल्ली एंड कानपुर. अब हमें स्टूडेंट नाम की टेबल से वो सारे रिकॉर्ड मिलेंगे और उन एम्प्लॉयज़ के नाम मिलेंगे जो मुंबई, दिल्ली या कानपुर को बिलोंग करते होंगे. तो यहाँ पे इन ऑपरेटर का यूज़ किया. इसके ऊपर हमने बिटवीन ऑपरेटर देखा. इसके लास्ट लेक्चर में हमने जो रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स देखे थे. अब आज हम और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो पैटर्न मैचिंग लाइक ऑपरेटर्स भी होते हैं. पैटर्न मैचिंग का मतलब आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा. जैसे मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. आप अपने मोबाइल में किसी का नाम सर्च करते हैं तो जैसे आप सर्च ऊपर जो सर्च करने के लिए एक ऊपर आपको जगह दी होती है जहाँ पे आप किसी का नाम टाइप करने जाते हैं. आपने ए लिखा तो ए से रिलेटेड सारे नाम आ जाएंगे. आपने जैसे बी लिखा तो ए बी से बने हुए सारे नाम आ जाएंगे. ठीक है. जैसे आपने जैसे मेरा नाम आप सर्च कर रहे हैं, आपने जैसे GI लिखा तो GI से लिखे हुए जितने नाम होंगे सारे आ जाएंगे आपके पास. और फिर GIT कर दिया तो GIT से लिखे हुए सारे नाम आ जाएंगे. तो ऐसे करते हैं. अगर हम ऐसा करते जा रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, पैटर्न मैचिंग हो रही है. और वो पैटर्न मैचिंग हम लोग यहाँ पे भी करते हैं. तो देखिए क्या होता है, अ स्ट्रिंग पैटर्न कैन बी यूज्ड इन SQL यूजिंग द फॉलोइंग वाइल्ड कार्ड. परसेंटेज
यहाँ पे हम दो चीज़ों का यूज़ करते हैं, इनको वाइल्ड कार्ड कहा जाता है, परसेंटेज और अंडरस्कोर। परसेंटेज का जब हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इट रिप्रेजेंट अ सब स्ट्रिंग इन एनी लेंथ। परसेंटेज क्या बताता है? सब स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग मतलब जैसे गीतेश लिखा अपन ने, तो एक जो गीतेश वर्ड है ये अपने आप में क्या है? स्ट्रिंग है ना, या गीतेश नागर ये लिखा तो ये एक स्ट्रिंग है। फिर अंडरस्कोर क्या रिप्रेजेंट करता है? एक सिंगल कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है। आपको अभी इनका मीनिंग समझ में आएगा कि हम इनको किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अगर मैंने कहीं पे लिखा है ए परसेंटेज, ठीक है, तो ए परसेंटेज का मतलब है कि स्ट्रिंग की लेंथ कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसकी स्टार्टिंग किससे होगी? ए से स्टार्ट होगी। तो उसके बाद के जो कैरेक्टर्स है, स्ट्रिंग का मतलब क्या है कि उसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है। अब अगर मैंने इस प्रकार से लिखा अंडरस्कोर ए, मतलब ए कहाँ पर है? थर्ड पोजीशन पर है, या ए कहाँ पर है? लास्ट पोजीशन पर है, और उसके आगे दो लेटर है जो हमें नहीं पता, ठीक। फिर अगर मैंने लिखा है डैश मतलब अंडरस्कोर बी परसेंटेज, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड पोजीशन पर बी है, फर्स्ट पोजीशन पर क्या है वो हमें नहीं पता, और उसके बाद भी स्ट्रिंग हो सकती है, ठीक है। और अगर हमने ऐसा लिखा है अंडरस्कोर मतलब यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि जो स्ट्रिंग है वो 3 लेटर की है, या 3 उसके अंदर अल्फ़ाबेट है, और वो क्या है वो हमें नहीं पता। तो इस प्रकार से हम लोग स्ट्रिंग को क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए, अब इसका यूज़ करते हैं पैटर्न मैचिंग का, लाइक ऑपरेटर्स का, और फिर हम लोग डेटा को रिट्रीव करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक डैश ए परसेंटेज। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट नाम की टेबल से डेटा रिट्रीव कर रहे हैं। स्टार मतलब उसके सारे रिकॉर्ड, और वेयर कंडीशन लगाइए, कंडीशन में हमने क्या लिखा है? जिसका नेम ए से स्टार्ट होता हो, क्योंकि डैश ए लिखा है, और परसेंटेज ए मतलब ए से स्टार्ट होता हो, उसके पीछे भी कुछ नाम हो सकता है, लेकिन नाम स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? ए से। तो जब हम लोग एक क्वेरी फायर करेंगे तो ए से स्टार्ट होने वाले सारे नाम हमें रिकॉर्ड में दिखाई देंगे। फिर अगर हमने सेकंड क्वेरी फायर की तो क्या होगा? देखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक परसेंटेज सिंग परसेंटेज। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी जो क्वेरी फायर की गई है वो स्टूडेंट नाम की टेबल के ऊपर ही की गई है। अब यहाँ पे जो वेयर के अंदर कंडीशन लगाई है, वो कंडीशन हमें क्या बता रही है कि जो नेम है वो कैसा होगा? आगे कुछ भी हो सकता है, पीछे कुछ भी स्ट्रिंग हो सकती है, लेकिन बीच में सिंग होगा, ठीक है। तो इस नाम से आने वाले सारे नाम जो कि टेबल के अंदर है वो हमें रिकॉर्ड में दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेरी अगर आप ध्यान से देखें, सिलेक्ट नेम सिटी फ्रॉम द स्टूडेंट। अब हमें 2 कॉलम दिखाई देंगे, एक तो नेम का और एक सिटी का, लेकिन उसके अंदर केवल वही रिकॉर्ड दिखाई देंगे जिनकी क्लास ग्रेटर देन 9 होगी, साथ में जिनका नेम लाइक कुमार मतलब आगे भी परसेंटेज है और पीछे भी परसेंटेज है। इसका मतलब ये है कि आगे भी कुछ स्ट्रिंग होगी, पीछे भी कुछ स्ट्रिंग होगी, और बीच में क्या होगा? कुमार होगा, ठीक है। तो इस टाइप के नाम हमें दिखाई देंगे, और इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? पैटर्न मैचिंग कर सकते हैं, मतलब स्टार्टिंग के नाम या पर्टिकुलर लेटर्स या किसी पर्टिकुलर लेटर की पोजीशन के बेसिस पर भी नाम को डेटाबेस से सर्च कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आप किसी बैंक में जाते हैं और आप अपना अकाउंट नंबर भूल गए, अगर आप किसी क्लर्क को बोलेंगे कि मैं अकाउंट नंबर लाना भूल गया हूँ, आप मेरे नाम से डेटा सर्च कर लीजिए, या मेरे नाम से मुझे मेरा अकाउंट नंबर बता दीजिए, बैंक वाले आपको कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि कुछ तो होता है आलसी के कारण, कुछ होता है कि उनका वर्कलोड पहले ही ज़्यादा होता है तो वह एक्स्ट्रा काम करना नहीं चाहते, लेकिन और वो कितनी बार तो बोल देते हैं ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा पता चलता ही नहीं है। जबकि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता जिसमें नाम से आपका अकाउंट नंबर नहीं निकाला जा सके, या अकाउंट से आपका नाम नहीं निकाला जा सके। आपके नाम से भी आपका अकाउंट एक्सेस किया जा सकता है, आपके अकाउंट नंबर से भी आपका, ऑब्वियस है उससे तो आपका अकाउंट पूरा एक्सेस हो ही सकता है, ठीक है। तो इवन कहीं पर भी आपने मतलब सॉफ्टवेयर्स में आपके नाम की एंट्री है तो आपका एक यूनिक आईडी भी जनरेट हुआ होगा, तो आपके नाम से भी आपका रिकॉर्ड निकाला जा सकता है। लेकिन कितनी जगह आपके नाम के बेसिस पर आपका रिकॉर्ड बताने से मना कर दिया जाता है। कहीं कहीं सिक्योरिटी रीज़न होता है, कहीं कहीं पर आलसीपन होता है, जिसके कारण आपको बोला जाता है कि आप घर जाओ और अपना अकाउंट नंबर लेके आओ, जबकि आप अगर उनसे इंसिस्ट करें तो वो बता सकते हैं। तो ये चीज़ें होती है डेटाबेस के अंदर, फैसिलिटी होती है, लेकिन लोग पता नहीं यूज़ नहीं करना चाहते हैं। अब नल वैल्यूज़ को रिट्रीव करना, सर्चिंग नल वैल्यूज़ इज ऑपरेटर का यूज़ करते हुए।
तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इज नल। अब यहाँ पे केवल उन स्टूडेंट के नाम हमारे सामने आएंगे जिनकी सिटी में नल होगा। नल मतलब इसको आप ये मान सकते हैं कि कोई डेटा नहीं है। नल मतलब जीरो नहीं, जीरो अपने आप में एक वैल्यू होती है। नल का मतलब होता है कि कोई वैल्यू का एंटर ना होना, ठीक है। द नॉट ऑपरेटर कैन ऑल्सो भी अप्लाइड। आप चाहे तो यहाँ पे नॉट इज की जगह नॉट ऑपरेटर भी लगा सकते हैं। तो देखिए कैसे लगेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इज नॉट नल। नॉट नल जब आप लगाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, उन सारे स्टूडेंट के नाम आ जाएंगे जिनके आगे सिटी के नाम लिखे हुए हैं, और ऊपर वाली जो क्वेरी है उसमें उन स्टूडेंट के नाम आएंगे जिनकी सिटी के नाम अवेलेबल नहीं है। तो मतलब वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी वैल्यू होती है, नल वैल्यू होती है, ठीक है। अब ऑर्डरिंग क्वेरी रिजल्ट बाय ऑर्डर बाय क्लॉज। अब देखिए ऑर्डर भी क्या होता है, एक प्रकार का क्लॉज होता है। ये हमें जो क्वेरी के आउटपुट होते हैं, जो रिजल्ट होते हैं, उस रिजल्ट को प्रॉपर ऑर्डर में लाने में हेल्प करता है। कैसे करता है, तो देखिए अ क्वेरी रिजल्ट कैन बी ऑर्डर्स इन द असेंडिंग A to Z और डिसेंडिंग ऑर्डर Z to A ऑर्डर एज पर एनी कॉलम, डिफॉल्ट इज असेंडिंग ऑर्डर। अब ये जो ऑर्डर बाय क्लॉज होता है, इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, जो रिजल्ट होते हैं, जो क्वेरी के आउटपुट होते हैं, उनको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग ला सकते हैं। जैसे क्वेरी देखिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय सिटी। अब यहाँ पे क्या होगा, स्टूडेंट की पूरी टेबल विथ ऑल कॉलम्स हमारे सामने आ जाएगी, लेकिन वहाँ पे ऑर्डर बाय सिटी होगा, मतलब सिटी के जो नाम होंगे वो किस ऑर्डर में आएंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आएंगे, ठीक है। उसके बाद टू गेट डिसेंडिंग ऑर्डर यूज DESC कीवर्ड। अगर आप लोग चाहते हैं कि Z मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में आए तो आपको DESC कीवर्ड यूज़ करना होगा। डिसेंडिंग इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। तो इस कीवर्ड को आप यूज़ करेंगे तो क्या होगा, आपको सिटी के नाम से ही आपको सारे रिकॉर्ड दिखेंगे, लेकिन वो डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखेंगे। तो देखिए इसका एग्जांपल भी दिया हुआ है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय सिटी डिसेंडिंग, है ना, DESC यहाँ पर हमने कीवर्ड यूज़ कर लिया। और सेमीकॉलन आपको लगाना है, ये मैं आपको बार बार बोलता हुआ आ रहा हूँ, बिना सेमीकॉलन के आपकी क्वेरी में एरर आएगी। नेक्स्ट, सिलेक्ट नेम फादर नेम सिटी फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक R परसेंटेज ऑर्डर बाय क्लास। अब देखिए ये क्वेरी में जो हमने लाइक ऑपरेटर पढ़े थे या पैटर्न मैचिंग पढ़ी थी उसका भी यूज़ है, और ऑर्डर बाय क्लॉज का भी यूज़ है। तो ध्यान से समझते हैं इस क्वेरी को। सिलेक्ट नेम फादर नेम सिटी, मतलब 3 कॉलम हमें हमारी टेबल के आउटपुट में दिखाई देंगे, और वो टेबल कहाँ से आएगी, स्टूडेंट नाम की टेबल से आएगी। अब कंडीशन क्या लगी है उसके अंदर कंडीशन लगी है कि जो नेम है वो किससे स्टार्ट होना चाहिए, R से, और R के बाद कुछ भी होगा हमें कोई दिक्कत नहीं, बस R से नाम स्टार्ट होना चाहिए, और जो ऑर्डर होना चाहिए वो क्लास के हिसाब से सेट होना चाहिए, मतलब लोअर क्लास पहले और अपर क्लास सबसे लास्ट में। तो इस प्रकार से क्या हुआ, यहाँ पर ऑर्डर बाय क्लॉज का हमने यूज़ किया, और साथ में हमने पैटर्न मैचिंग का भी यूज़ किया, लाइक ऑपरेटर का भी यूज़ किया, और एक क्वेरी हमने फायर की, ठीक है। अब इसके बाद इंसर्टिंग रिकॉर्ड इन अ टेबल। अब हमने टेबल बना ली, टेबल में जो कॉलम थे वो क्रिएट कर लिए। अब बारी आती है कि किस प्रकार से टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स को इंसर्ट किया जाएगा। मतलब अभी तक हमने जो पढ़ा था वो सब DDL कमांड थी, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, है ना, क्योंकि वहाँ पे हम लोग एक टेबल को, एक डेटाबेस को क्रिएट कर रहे थे, उसमें चेंजेस कर रहे थे। अब हम लोग पढ़ेंगे DML कमांड, मतलब डेटा मैनिपुलेशन कमांड, और उसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे टेबल के अंदर रिकॉर्ड को इंसर्ट करना। तो देखिए, यू कैन इंसर्ट रिकॉर्ड इन टेबल बाय यूजिंग द फॉलोइंग DML कमांड। इंसर्ट इनटू ये क्या है, ये एक कमांड है, ठीक है। इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को इंटर कर सकते हैं टेबल के अंदर। अब किसके अंदर इंसर्ट करना है, तो सबसे पहले टेबल का नाम आएगा, फिर सारे कॉलम के नेम आएंगे, फिर वैल्यूज़ ये कीवर्ड होता है, और फिर लिस्ट ऑफ द वैल्यू। फिर हम उसके बाद क्या लिखेंगे, जितनी भी वैल्यूज़ होगी जो हम इंसर्ट करवाना चाहते हैं वो सारी वैल्यू कॉमा लगा के लिखते जाएंगे। अब आपको एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे आप लोग जो कॉलम के नेम लिखेंगे उसी ऑर्डर में यहाँ पे उनकी वैल्यूज़ लिखाएंगे, ठीक है। सपोज द टेबल नेम स्टूडेंट हैज़ बीन क्रिएटेड विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ये अपन ने एक टेबल क्रिएट की थी, आपको एग्जांपल याद होगा, जिसमें ये 6 कॉलम थे,
और इस टेबल का नाम स्टूडेंट था। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं 1 बाय 1 रिकॉर्ड इंसर्ट करूँ। तो देखिए सबसे पहले तो अपन लिखेंगे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट नाम की टेबल के अंदर वैल्यू इंटर कर रहे हैं। अब देखा जाए तो स्टूडेंट के बाद क्या आना चाहिए, कॉलम की लिस्ट आना चाहिए, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वो कॉलम की लिस्ट क्या होती है, अगर आप कॉलम में चेंजेस नहीं कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट वैल्यूज़ भी इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे बीच में आपको कॉलम के नेम लिखने की ज़रूरत नहीं होती, कॉलम की जो लिस्ट है वो आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में आपकी टेबल क्रिएट की गई है उसी ऑर्डर में डेटा इंसर्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे बीच में कॉलम की लिस्ट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली वैल्यूज़ इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखिए S1 कहाँ जाएगा, स्टूडेंट आईडी में, अमिताभ जाएगा नेम में, हरिवंश जाएगा फादर नेम में, डेट ऑफ बर्थ में ये डेट चली जाएगी, सिटी में मुंबई और क्लास में 12 चला जाएगा। ठीक है, अब दूसरा रिकॉर्ड, ये तो पहला रिकॉर्ड हुआ, अब दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए हमें फिर से यही क्वेरी फायर करना होगी, लेकिन अब वैल्यू बदल जाएगी, S1 की जगह S2, अमिताभ की जगह शाहरुख, हरिवंश। अब हो सकता है इनके फादर का नाम मुझे नहीं पता, तो मैं यहाँ पे इसको खाली नहीं छोड़ सकता, मुझे यहाँ पे नल लिखना होगा। ठीक है, नल का मतलब ये कि डेटा अवेलेबल नहीं है, 0 नहीं डाल सकते। ठीक है, फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, फिर सिटी की जगह दिल्ली और क्लास 10। जो नेक्स्ट क्वेरी है, नेक्स्ट रिकॉर्ड जब हम लोग एंटर करेंगे तो वापस से सेम क्वेरी फायर होगी, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, S3 अमिताभ, अभिषेक और 10। अब अगर आपने इस प्रकार से ये डाल दिया तो अब ये गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि S3 तो स्टूडेंट आईडी में चला जाएगा, नेम में अमिताभ चला जाएगा, फादर नेम में अभिषेक चला जाएगा और डेट ऑफ बर्थ में 10 कैसे जाएगा। डेट ऑफ बर्थ तो आपका इस ऑर्डर में होना चाहिए, तो मतलब ये थर्ड क्वेरी जो है ये हमें क्या देगी, एरर देगी। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि कब हमें एरर मिलेगी और कब हमें डेटा इंसर्ट हमारा होता चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके आगे, इंसर्टिंग रिकॉर्ड फ्रॉम अदर टेबल, यू कैन इंसर्ट ऑल और सिलेक्टेड रिकॉर्ड इन द टेबल फ्रॉम अनदर टेबल बाय यूजिंग सिलेक्ट कमांड इन प्लेस ऑफ वैल्यूज़। अब आप एक टेबल से रिकॉर्ड दूसरी टेबल में डायरेक्टली भी इंसर्ट कर सकते हैं, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, सिलेक्ट कमांड का यूज़ करना पड़ता है। सपोज अ टेबल नेम न्यू स्टूडेंट हैज़ बीन क्रिएटेड एंड रिकॉर्ड टू बी इंसर्टेड फ्रॉम ओल्ड स्टूडेंट टेबल हैविंग द सेम स्ट्रक्चर ऑफ कॉलम। अब मान लीजिए आपके पास एक ओल्ड स्टूडेंट नाम की टेबल थी और आपने एक न्यू स्टूडेंट नाम की टेबल को क्रिएट किया। अब आप ओल्ड स्टूडेंट नाम की टेबल से डेटा कहाँ डालना चाहते हैं, न्यू स्टूडेंट नाम की टेबल में डालना चाहते हैं, जबकि दोनों का स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम लोग किस प्रकार से ये कर पाएंगे, हमें कमांड लिखना होगी इंसर्ट इनटू, किस में इंसर्ट करना है, न्यू स्टूडेंट में हमें इंसर्ट करना है। क्या इंसर्ट करना है, वैल्यूज़। वैल्यूज़ कौन सी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ओल्ड स्टूडेंट। अब वैल्यूज़ के अंदर हम लोग सिंगल वैल्यू डालने के बजाय हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कमांड का यूज़ करेंगे, और सिलेक्ट के अंदर हम स्टार का यूज़ करेंगे। स्टार मतलब सारे कॉलम, फ्रॉम ओल्ड स्टूडेंट। ओल्ड स्टूडेंट नाम की जो टेबल थी वहाँ से सारे रिकॉर्ड कहाँ आ जाएंगे, न्यू स्टूडेंट नाम की टेबल में आ जाएंगे। अब अगर मैं चाहता हूँ कि केवल उन्हीं स्टूडेंट के नाम न्यू टेबल में आए जो मुंबई को बिलोंग करते हैं, तो मैं यहाँ पे कंडीशन भी लगा सकता हूँ। तो देखिए क्या है, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, इंसर्ट इनटू न्यू स्टूडेंट वैल्यूज़, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ओल्ड स्टूडेंट। मतलब यहाँ तक की क्वेरी जो है वो पुरानी क्वेरी जैसी ही है, बस डिफरेंस कहाँ पर आ गया, हमने इसके आगे कंडीशन लगा दी, वेयर सिटी इक्वल टू मुंबई। जिनकी सिटी मुंबई होगी केवल वही रिकॉर्ड ओल्ड स्टूडेंट से उठकर कहाँ जाएंगे, न्यू स्टूडेंट वाली टेबल के स्ट्रक्चर में जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग चाहते हैं कि कुछ पर्टिकुलर कॉलम ही क्या हो हमारे टेबल में आए, तो हम लोग क्या करेंगे, न्यू इंसर्ट इनटू न्यू स्टूडेंट, और उसके आगे मैं क्या लिख दूंगा, कॉलम के नेम लिख दूंगा कि मुझे स्टूडेंट आईडी चाहिए, नेम चाहिए और क्लास चाहिए। फिर वैल्यूज सिलेक्ट, अब सिलेक्ट के साथ हमेशा कॉलम नेम आते हैं, तो स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा, पुरानी टेबल और नई टेबल का स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए डेटा कॉपी करने के लिए। तो जो नई टेबल है उसके भी हम स्टूडेंट आईडी, नेम और क्लास लेंगे, कहाँ से, फ्रॉम ओल्ड स्टूडेंट से, और जिनकी क्लास ग्रेटर देन 11 होगी, मतलब यहाँ पे कंडीशन भी लगा रखी है। तो उस कंडीशन में जिनकी क्लास 11 से ज़्यादा होगी केवल उन्हीं स्टूडेंट की आईडी, नेम और क्लास कॉपी होंगे, किसमें, न्यू स्टूडेंट वाली टेबल के अंदर। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं,
पुरानी टेबल से नई टेबल में भी डेटा कॉपी कर सकते हैं, ताकि हमें नई टेबल जब बनानी पड़े तो उसमें पूरा का पूरा डेटा वापस से मैनुअली इंसर्ट ना करना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अभी क्या देखा कि किस प्रकार से डेटा इंसर्ट किया जाता है और किस प्रकार से डेटा कॉपी किया जाता है पुरानी टेबल से नई टेबल के अंदर। अब जब हमारे नेक्स्ट लेक्चर बनेगा तो हम लोग रिकॉर्ड को डिलीट करना और उसके ऊपर और दूसरे ऑपरेशन को अप्लाई करना देखेंगे कि किस प्रकार से हम MySQL का यूज़ क्वेरी फायर करते हुए कर सकते हैं। Insertion records from the other table. This slide we have already learned in the last lecture. Today we will discuss with the deleting records from the table. You can delete all or selected record from the table by using the following DML command. अब अगर जैसे हमने जो लास्ट वीडियो लेक्चर हुआ था उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से डेटा को या किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को या टेबल्स को हम लोग इंसर्ट करते हैं या टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करते हैं। उसी प्रकार से अगर डेटा टेबल में से डिलीट करना चाहते हैं, या तो पूरा डेटा या हो सकता है कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए उसके लिए कमांड होती है डिलीट फ्रॉम, और फिर हमें टेबल का नाम लिखना होता है। फिर अगर हम लोग कंडीशन देना चाहते हैं तो कंडीशन के बेसिस पर हम कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हैं। और वेयर कंडीशन यहाँ पे कंपल्शन नहीं होता, ये ऑप्शनल होता है। अगर आप यहाँ पे वेयर कंडीशन नहीं देंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी कंप्लीटली टेबल जो है डिलीट हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पे लिखा है MySQL डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। अब डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर स्टूडेंट नाम की टेबल का स्ट्रक्चर तो बना रहेगा, लेकिन उसके अंदर का जितने रिकॉर्ड्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट कमांड में देखिए डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इक्वल टू मुंबई। अब जो नेक्स्ट कमांड है उसमें आप क्या देख पा रहे हैं, कंडीशन दे रखी है, थोड़ा सा वो मिस्टेक नीचे हो गया है प्रिंट, तो वो वेयर साथ में ही है, ये अलग से नीचे नहीं लिखा हुआ है। तो देखिए इस कमांड में क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट नाम की टेबल से डेटा डिलीट कर रहे हैं, लेकिन केवल उन स्टूडेंट का डेटा या उन स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हैं जिनकी सिटी क्या है, मुंबई है। तो याद हो हमने जो लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था, मुंबई 2 स्टूडेंट की सिटी थी, तो यहाँ से 2 रिकॉर्ड क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेरी में देखिए डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 11। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट नाम की टेबल में से वो डेटा डिलीट कर रहे हैं या वो रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हैं जिनकी क्लास क्या है, ग्रेटर देन 11 है। तो क्लास ग्रेटर देन 11 है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको याद हो टेबल, तो उसमें 3 स्टूडेंट ऐसे थे जिनकी क्लास 11 या 11 से ज़्यादा थी, तो यहाँ से 3 रिकॉर्ड क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। अब यू कैन रिकॉल अनडिलीट रिकॉर्ड बाय गिविंग रोल बैक कमांड। हमने रोल बैक कमांड पढ़ी थी और ट्रांजैक्शन कंट्रोल के अंदर, याद हो आपने अपन ने जो कमांड्स के मैंने कहा भी था कि जितनी कमांड्स होती है उन्हें अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है। तो उसमें एक होती है TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पर जब ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर हमने 2-3 टाइप के एग्जांपल्स देखे थे, रोल बैक, सेव पॉइंट, तो ये रोल बैक कमांड यहाँ पर यूज़ की जा रही है। रोल बैक का यूज़ क्यों होता है कि अगर हमने कोई कमांड ऐसी चला दी है या रन कर दी है जिससे या डेटा हमारा क्या हो गया है, डिलीट हो गया है, तो अगर हम उसको अनडिलीट करना चाहते हैं, अनडिलीट मतलब उसको वापस लाना चाहते हैं, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कमांड रोल बैक। जैसे आप रोल बैक लिखेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, तो जितना डेटा आपने सेव पॉइंट तक, लास्ट सेव पॉइंट तक जितना डेटा सेव किया होगा उतना डेटा वापस से रोल बैक हो जाएगा। रोल बैक हो जाएगा मतलब वो जो डेटा गलती से डिलीट हो गया है वो वापस से आप रिकॉल कर सकते हैं। यू कैन इशू कमिट कमांड टू रिकॉर्ड द चेंज परमानेंटली। अब अगर आपने कमिट कमांड यूज़ कर ली तो कमिट कमांड से क्या होगा कि जितना डेटा में अपडेशन आपने किया है, आप लोग श्योर है कि यहाँ तक के डेटा में आपको अब कोई चेंजेस नहीं करना है, तो आप कमिट कमांड रन कर दीजिए। उससे क्या होगा कि जो डेटा है आपका वो परमानेंटली सेव हो जाएगा, उसमें चेंजेस नहीं होंगे। हाँ, चेंजेस आप लोग अपने लेवल पे कर सकते हैं इन फ्यूचर जब आपको रिक्वायरमेंट हो, लेकिन अपने आप जो चेंजेस होते हैं या गलती से जो चेंजेस हो जाते हैं वो नहीं हो पाएंगे। तो हम लोग कमिट कमांड का भी यूज़ करते हैं डेटा को सेव करने के लिए। नेक्स्ट है मॉडिफाइंग रिकॉर्ड इन द टेबल।
अब अगर हम लोग टेबल्स के अंदर के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको मॉडिफाई करना चाहते हैं, मतलब हमने देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा था कि टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, फिर टेबल्स के अंदर डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं, अभी लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि डेटा को डिलीट कैसे करते हैं। अब ये भी हो सकता है कि टेबल के अंदर आपके पास डेटा है, आपने इंसर्ट कर दिया, लेकिन अब आपको उनको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा? उस कंडीशन में हम लोग कमांड यूज़ करेंगे अपडेट कमांड। अपडेट लिखेंगे, फिर टेबल का नाम लिखेंगे, फिर सेट लिखेंगे, कौन से कॉलम में आपको सेटिंग करना है या अपडेशन करना है, तो ये सेट इसी का कीवर्ड होता है। तो सेट यूज़ करेंगे, कॉलम इक्वल टू एक्सप्रेशन, हम लोग क्या उसके अंदर चेंजेस करना चाहते हैं वो एक्सप्रेशन। और अगर आप कंडीशन बेसिस पे करना चाहते हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आप कंडीशन बेसिस पे करना चाहते हैं तो कंडीशन लगाना होगी। तो ये एक सिंटेक्स हो गया अगर आपको जो टेबल है उसके रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई करना है तो देखिए अपन एग्जांपल देखते हैं, उससे जल्दी क्लियर होगा। अपडेट, ये तो कमांड हो गई। स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या हो गया? टेबल का नाम हो गया। सेट क्लास 10, अब वहाँ पे हमने क्या किया, क्लास नाम का जो फील्ड थी या कॉलम था उसमें हमने क्या डाल दिया, सब जगह 10 डाल दिया। तो जो स्टूडेंट नाम की टेबल है उसमें जो सभी की क्लास है वो क्या सेट हो जाएगी, 10 सेट हो जाएगी, मतलब सब 10th क्लास में आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अपडेट स्टूडेंट सेट फादर नेम इक्वल टू कॉन्टेक्ट मिस्टर डॉट एफ नेम। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे एक फंक्शन कॉल किया है। ये फंक्शन क्या कर रहा है कि स्टूडेंट नाम की टेबल के अंदर अपडेट कर रहा है क्या, फादर नेम को। और फादर नेम हमें कहाँ से लेना है, उसमें हमें क्या कॉन्केट करना है। सॉरी, फंक्शन तो ये है लेकिन ये स्ट्रिंग फंक्शन कहलाता है। ये स्ट्रिंग फंक्शन आप आगे पढ़ेंगे। अब ये कॉन्केट क्या कर रहा है कि जितने भी फादर नेम है उनके आगे मिस्टर लगा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को अपडेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने सबके नाम लिख दिए, फिर बाद में आपको क्लियर हुआ कि यार सबको मिस्टर लगाना चाहिए सभी के नाम के आगे, तो इस प्रकार से आप सभी के नाम के आगे ऐड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस सैलरी मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100, मतलब सभी का सैलरी क्या हो रही है, 10% से इंक्रीज़ हो रही है। तो हो सकता है कि आपकी जो पुरानी सैलरी हो एम्प्लॉय के, आपके ऑर्गेनाइजेशन के पुराने आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉय है उनकी जो पुरानी सैलरी है उसमें 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो आप क्या करना चाहते हैं, डेटाबेस में 10% से सभी की सैलरी को बढ़ाना चाहते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पुरानी सैलरी का जो कॉलम बना होगा उस कॉलम में सेट कर देंगे क्या, एम्प्लॉय नाम के टेबल पे जाएंगे और सेट करेंगे क्या, सैलरी को। सैलरी में क्या कर देंगे, सैलरी प्लस सैलरी का 10% प्लस हो जाएगा किसमें, सैलरी के साथ। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आपका जो सैलरी नाम का कॉलम था उसमें जो पुराना डेटा था, पुरानी सैलरी थी, वो 10% से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पे कंडीशंस के साथ है। एम्प्लॉय अपडेट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल का नाम है तो हमें एम्प्लॉय नाम की टेबल को अपडेट करना है। सेट सैलरी, उसमें सैलरी नाम का जो कॉलम है वो क्या होगा, चेंज होगा और उसमें 10% सैलरी बढ़ जाएगी, लेकिन केवल उन्हीं लोगों की बढ़ेगी। वेयर देखिए यहाँ नीचे कंडीशन लगी है, उन्हीं लोगों की सैलरी बढ़ेगी जिनकी सैलरी 10,000 से कम है। मतलब ये जो इंक्रीमेंट होगा, ये इंक्रीमेंट केवल उन्हीं लोगों की सैलरी के साथ होगा जिनकी सैलरी 10,000 से कम है। ठीक है, तो ये अपन ने कंडीशन लगा दी। तो कंडीशन, अगर कंडीशन नहीं लगाओगे तो ये जो 10% का इंक्रीमेंट है ये सभी की सैलरी के साथ हो जाएगा, और अगर आप कंडीशन लगाओगे तो केवल उन्हीं लोगों की सैलरी के साथ इंक्रीमेंट होगा जिनकी सैलरी 10,000 से कम है। नेक्स्ट वन इज अपडेट एम्प्लॉय सेट सिटी देहरादून वेयर सिटी इज नल। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि कुछ ऐसे लोग थे जिनकी सिटी हमें नहीं पता थी और वो कंडीशनली वो सभी या इंसिडेंटली वो सभी कहाँ से, देहरादून से। तो मैं अब या तो एक एक के जो सिटी वाला कॉलम है उसमें सभी के जहाँ जहाँ नल वैल्यू डली हुई है वहाँ जाऊँ, वो सबके नाम के आगे देहरादून करूँ, या मैं वहाँ पे क्या अपडेट क्या कमांड रन कर सकता हूँ, अपडेट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नाम की टेबल जो है उसको अपडेट कर देंगे और उसमें जो सिटी नाम का कॉलम है वहाँ पे क्या कर देंगे, देहरादून। लेकिन अगर मैंने केवल इतनी सी कमांड लिखी तो क्या दिक्कत होगी कि जितने भी एम्प्लॉय है सभी की सिटी क्या सेट हो जाएगी, देहरादून सेट हो जाएगी। जबकि मैं चाहता हूँ कि केवल जो जिनकी सिटी के आगे नल लिखा है, मतलब जिनकी सिटी पहले डिसाइडेड नहीं थी,
उनके सिटी के आगे देहरादून हो, तो यहाँ पर हम लोग क्या कंडीशन दे देंगे, वेयर सिटी इज़ नल। तो जैसे हमने ये कंडीशन दी तो केवल उन लोगों के नाम के आगे का सिटी चेंज होगा जिनकी सिटी में नल लिखा है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, MySQL की कमांड रन करते हैं। ये सारे एग्जाम्पल है, ये सारे एग्जाम्पल हमें क्लास में या प्रैक्टिकल्स में करके देखना है। ठीक है, अब हम और इसके आगे चलते हैं। वर्किंग विथ फंक्शंस। अब फंक्शंस क्या होते हैं, अभी लास्ट स्लाइड पे मैंने एक स्ट्रिंग फंक्शन की बात की थी, शायद आपको समय नहीं समझ में आया होगा कि वो स्ट्रिंग फंक्शन होता क्या है या वो फंक्शन के बारे में मैंने क्या बोला, तो वो चीज़ें अब आपको समझ में आएगी। तो अपन देखते हैं फंक्शन होते क्या हैं। वर्किंग विथ फंक्शंस, फंक्शन के साथ किस प्रकार से हमें काम करना है, किस प्रकार से हमें इसका यूज़ करना है। तो यूज़ करना तो बाद में होगा, पहले अपन ये देखते हैं व्हाट इज़ फंक्शन। फंक्शन होता क्या है। अ फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कमांड दैट परफॉर्म सम ऑपरेशन एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यू एज अ रिजल्ट। फंक्शन क्या होते हैं, ये कुछ स्पेशल टाइप की कमांड होती है जो कुछ पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करती है और हमें क्या देती है, रिटर्न अ सिंगल वैल्यू एज अ रिजल्ट, और रिजल्ट में हमें एक सिंगल वैल्यू एज अ आउटपुट देती है। ठीक है, इट इज़ सिमिलर टू द मेथड ऑफ फंक्शन इन जावा। अगर आपने जावा पढ़ रखी है तो आपको पता होगा कि जावा के अंदर मेथड होती है और वो मेथड भी एज अ फंक्शन ही काम करती है। मतलब जावा के अंदर जो मेथड होती है MySQL के अंदर उसी मेथड को क्या कहा जाता है, फंक्शन कहा जाता है। विच कैन बी कॉल्ड बाय गिविंग सम आर्गूमेंट। यहाँ पे हम लोग चाहें तो उस फंक्शन के अंदर कुछ आर्गूमेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब अगर फंक्शन के टाइप्स की बात की जाए तो ये 4 मेजर फंक्शन होते हैं और इन 4 फंक्शंस के ऊपर 4 क्वेश्चन बनते हैं। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है न्यूमेरिक फंक्शन क्या होता है, एक्सप्लेन करो या 5 इसकी कमांड लिखिए। फिर स्ट्रिंग फंक्शंस क्या होता है, इसके फंक्शंस लिखिए। 5 फंक्शन यू कैन write on the string function or you can write 5 functions on the numeric functions. Date and time functions, इसके भी 5 फंक्शन आपसे पूछे जा सकते हैं। एग्रीगेट फंक्शंस, इसके भी 5 फंक्शन को पूछे जा सकते हैं। मतलब ये जो 4 फंक्शंस के अलग अलग टाइप्स है ये हम लोग अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे, लेकिन आपको इनको 4 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन समझकर पढ़ना है और इनके जो फंक्शंस है उनको याद रखना है, उनके सिंटेक्स को याद रखना है, उसके ऊपर आपको एग्जाम्पल देना आना चाहिए। तो ये आपका मान के चलिए कि 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। एक तो ये पूछा जाता है व्हाट इज़ फंक्शन, एक्सप्लेन एनी 5 न्यूमेरिक फंक्शन, ये क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज़ फंक्शन, एक्सप्लेन एनी 5 स्ट्रिंग फंक्शन, या क्वेश्चन ये भी बन सकता है व्हाट इज़ फंक्शन, एक्सप्लेन डेट एंड टाइम फंक्शन विथ 5 एग्जाम्पल्स। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर और ये सीधे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इनके अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो अपन अब 1 बाय 1 एक एक फंक्शन देखते हैं कि किस फंक्शन में क्या टास्क हो रहा है। सबसे पहले है न्यूमेरिक फंक्शंस। न्यूमेरिक फंक्शंस क्या होते हैं, दिस फंक्शंस में एक्सेप्ट सम न्यूमेरिक वैल्यू एंड परफॉर्मिंग रिक्वायर्ड ऑपरेशन, रिटर्न न्यूमेरिक वैल्यू एज अ रिजल्ट। अब न्यूमेरिक फंक्शंस क्या होते हैं कि न्यूमेरिक फंक्शन अपने आप में ऐसे फंक्शन होते हैं जो कुछ न्यूमेरिक वैल्यू को एक्सेप्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, और ऑपरेशन जब परफॉर्म हो जाता है तो जो आउटपुट होता है उसको एज अ रिजल्ट वापस से मेन फंक्शन को दे देते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, फंक्शन आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। फंक्शन मतलब क्या होता है एक्चुअल में, मान लीजिए मैंने एक प्रोग्राम लिखा, तो जो सिंपल सा प्रोग्राम लिखा वो अपने आप में मेन फंक्शन कहलाता है। ठीक है, मेन फंक्शन मतलब जिसमें सारी चीज़ें हो रही है। अब जैसे और फिर क्या होता है कि उस फंक्शन में मान लीजिए प्लस ऑपरेशन आ गया कि नहीं 2 डिजिट को आपको प्लस करना है, तो या तो आप उसकी कोडिंग भी उसी मेन फंक्शन में लिखेंगे या वहाँ पे आप एक क्या करेंगे, छोटा सा फंक्शन क्रिएट करेंगे। वो फंक्शन अलग से केवल 2 नंबर को प्लस करने का छोटा सा एक सिंपल सा फंक्शन होगा, उसका जो आउटपुट आएगा वो सीधे आप मेन फंक्शन में इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो या मैं इसको आपको बहुत सिंपल सी लैंग्वेज से समझाऊँ, आपके सिंपल जो हमारी जनरल लाइफ है उसके बेसिस पे बताऊँ। तो जैसे किसी की शादी हो रही है तो वो मेन फंक्शन हो गया। अब उसमें छोटे छोटे अलग अलग फंक्शन होते हैं कि हल्दी की रस्म होती है या मेहंदी की रस्म होती है या मतलब सगाई की रस्म होती है। ठीक है, फेरे अलग होते हैं। तो मेन फंक्शन क्या है, शादी।
अब उसमें छोटे छोटे अलग अलग फंक्शन है, हो सकता है हल्दी का जो फंक्शन है वो अलग जगह पर हो, ठीक है, मेहंदी की रस्म अलग जगह पर हो, या हो सकता है कि जो मेन आपका रिसेप्शन है वो अलग जगह पर हो, फेरे अलग जगह पर हो। तो यहाँ पर क्या होगा, ये मेन फंक्शन के छोटे छोटे से फंक्शन हो गए और इन फंक्शन को मिलाकर आपका मेन फंक्शन परफॉर्म होता है। तो ये छोटे हो सकता है, जैसे आपने किसी शादी में गए तो शादी में सब कुछ एक ही जगह पे हो रहा है, सब कुछ एक जगह पे हो रहा है, बस रिसेप्शन एक दूसरी प्लेस पर है। तो क्या होगा, आप सबसे पहले तो सारे फंक्शन अटेंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और फिर जब रिसेप्शन का टाइम आएगा तो जो मेन जगह है जहाँ पे सारे फंक्शन हो रहे थे वहाँ से निकल के आप रिसेप्शन वाली जगह पे जाएंगे, रिसेप्शन अटेंड करेंगे और रिसेप्शन अटेंड करने के बाद वापस से आप अपने मेन जहाँ पे फंक्शन हो रहे थे वापस वहाँ जाएंगे और फिर वहाँ पे अपने सारे फंक्शन कंप्लीट करके अपने घर आ जाएंगे। यही होता है। तो सेम तरीका हम लोग यहाँ पे भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक मेन फंक्शन होता है, अब बीच बीच में हमें कुछ छोटे मोटे फंक्शंस के लिए या छोटे मोटे ऑपरेशंस के लिए हमारे मेन फंक्शन से हटकर दूसरे फंक्शन के ऊपर जाना होता है और दूसरे फंक्शन पे टास्क कंप्लीट करके वापस हम मेन फंक्शन पे आ जाते हैं। तो जो हम छोटे से एक अलग फंक्शन पे गए थे वो यहाँ पे न्यूमेरिक फंक्शन कहलाता है। और न्यूमेरिक फंक्शन जब परफॉर्म किया जाता है तो इसमें कुछ न्यूमेरिक वैल्यू को एक्सेप्ट किया जाता है, ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है और वापस से जो रिटर्न वैल्यू होती है, जो आउटपुट होता है उस फंक्शन का, वो वापस से मेन फंक्शन को प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से न्यूमेरिक फंक्शन परफॉर्म होता है। अब न्यूमेरिक फंक्शन के जैसे मैंने अभी आपको कहा भी था लास्ट स्लाइड में कि आपसे पूछा जाता है कि एक्सप्लेन एनी 5 न्यूमेरिक फंक्शंस, तो आपको ये बताना आना चाहिए कि कौन से 5 न्यूमेरिक फंक्शन हो सकते हैं। तो देखिए, जैसे फर्स्ट यहाँ लिखा, आप टेबल देख रहे हैं, टेबल में सबसे लिखा है, पहले लिखा है मोड, फिर m, ये m, क्या कहलाते हैं, आर्ग्यूमेंट कहलाते हैं। तो m, हम लोग मेन फंक्शन से प्रोवाइड करते हैं और मोड फंक्शन का नाम हो गया। अब ये करता क्या है, इट रिटर्न्स रिमाइंडर ऑफ m डिवाइड बाय n। ये क्या करेगा, m को n से डिवाइड कर देगा और इसका जो रिमाइंडर वैल्यू है वो रिटर्न करेगा। मतलब देखिए एग्जांपल, अगर मैंने लिखा मोड 11,4, तो 11 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर में कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ पे हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है। फिर पावर mn, या पावर नहीं लिखते हुए अगर आप POW लिखे तब भी चल जाएगा। ये दोनों फंक्शन कहलाते हैं, इसके साथ भी आर्गूमेंट पास किए जाते हैं और ये आर्गूमेंट क्या करते हैं, इट रिटर्न्स m टू द पावर n। मतलब यहाँ पे m जो नंबर होगा, n उसकी पावर में जाके सेट हो जाता है और जो आंसर निकलता है वो हमें एज अ रिजल्ट मिलता है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है सामने, पावर लिखा, ये फंक्शन का नाम हो गया, 3,2 क्या हो गया, ये आर्गुमेंट हो गया, मतलब 3 की पावर 2 निकालना है। तो 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें ये पावर फंक्शन हमें क्या प्रोवाइड करेगा, 9 एज अ आउटपुट प्रोवाइड करेगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की। तो राउंड क्या करता है वो भी देखते हैं अपन। n, m, यहाँ पे क्या हो गए, n और m क्या हो गए, अगेन आर्ग्यूमेंट हो गए। ये इसका पर्पस क्या है, रिटर्न अ नंबर राउंडेड ऑफ अप टू द m प्लेस, इफ m इज -1 इट राउंड नियरेस्ट टू 10, इफ m इज नॉट गिवन द n राउंडेड टू द नियरेस्ट इंटीजर। यहाँ पे n, m क्या करता है, आपको राउंड ऑफ वैल्यू प्रोवाइड करता है। देखिए एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आएगा, हो सकता है थ्योरेटिकल आपको इतना जल्दी क्लियर ना हो। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने एक नंबर दिया है 15.193,1। तो 1 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे पॉइंट के बाद केवल एक ही डिजिट आएगी और वो भी राउंड ऑफ करके। तो 9 अगर 5 से बड़ा है तो 1 आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। तो हमें आउटपुट में कितना मिलेगा, 15.2 मिलेगा, सॉरी। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, सिलेक्ट राउंड 15.193। इसके आगे हमने कॉमा में कुछ भी नहीं दिया है, तो ये सारे पॉइंट वाली वैल्यू को स्किप कर देगा और हमें आंसर में क्या देगा, केवल 15 देगा। तो इस प्रकार से राउंड फंक्शन का यूज़ करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उनको राउंड ऑफ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट होता है SQRT n। SQRT मतलब होता है स्क्वायर रूट निकालना, और n मतलब जो नंबर आप प्रोवाइड करेंगे एज अ आर्ग्यूमेंट, वो उसका हमें क्या मिल जाएगा, स्क्वायर रूट मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल, आपने SQRT फंक्शन लिखा, उसके अंदर ब्रैकेट में आर्गुमेंट के तौर पे क्या लिख दिया, 25। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5 होता है। तो आपको फाइनली यहाँ पे आउटपुट में कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। फिर ट्रंकेट
ये लास्ट फंक्शन है। ऐसे 5 फंक्शन आप याद कर लीजिए। ट्रंकेट को के उसमें हम लोग आर्गुमेंट के तौर पे क्या पास करते हैं, n, m। इट रिटर्न्स नंबर आफ्टर ट्रंकेटिंग m डेसिमल्स। ये क्या कर देता है, m डेसिमल तक के नंबर्स को ट्रंकेट कर देता है। एग्जाम्पल से देखिए, ट्रंकेट फंक्शन हो गया 15.79, हमने एक नंबर प्रोवाइड किया एज अ आर्ग्यूमेंट और साथ में लिखा 1, तो यहाँ पे 9 क्या हो जाएगा, ट्रंकेट हो जाएगा और हमें आंसर में क्या मिलेगा, 15.7 मिलेगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन न्यूमेरिक फंक्शंस का यूज़ करते हैं और जो कोडिंग करते हैं या जो हम लोग MySQL के अंदर क्वेरी फायर करते हैं, उन क्वेरी के अंदर भी इन फंक्शंस का यूज़ हम लोग कर सकते हैं, ताकि हमारी जो डेटाबेस है उसको हम बहुत परफेक्टली प्रॉपरली उसको अरेंज कर सकें, उसको मैनेज कर सकें। अब इसके बाद हमारे 3 फंक्शन अभी और पेंडिंग है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिंग फंक्शंस, फिर पढ़ेंगे डेट एंड टाइम फंक्शन और फिर पढ़ेंगे एग्रीगेट फंक्शंस, और इसके बाद मॉडिफाइंग टेबल स्ट्रक्चर पढ़ के हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो ये 3-4 टॉपिक हमारे बाकी है जो कि शायद नेक्स्ट लेक्चर में पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो अपन आज के लिए इतने ही रखते हैं। अब जब हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बनेगा तो उसमें हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतने ही, ठीक है, थैंक यू।